हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में टॉपिक कवर करेंगे रिजर्व्स का। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे प्रोविजंस किसे कहते हैं। हमने कंप्लीट कर लिया प्रोविजन वाला कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट रिजर्व्स किसे कहते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में प्रोविजन का समझा था कि जो प्रोविजंस क्रिएट किए गए थे वो नॉन लायबिलिटी बट अननोन अमाउंट के लिए किए गए थे। यानी प्रोविजन के केस में हमें लायबिलिटी के बारे में तो पता था, लेकिन उस लायबिलिटी की कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं हमें पता थी। वही रिजर्व्स का क्या है कि रिजर्व्स के केस में अननोन लायबिलिटी के लिए हम बनाते हैं, यानी कि जो लॉसेस इन फ्यूचर में होंगे हमें उनके बारे में पता नहीं है, लायबिलिटी इन फ्यूचर में होगी वो अननोन है। ध्यान रखना बच्चों कि जो प्रोविजंस क्रिएट किए गए थे वो करंट ईयर प्रॉफिट में से किए गए थे, क्योंकि प्रोविजन चार्ज थे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो प्रोविजन क्रिएट करने पड़ेंगे, तो उसे बोलते हैं चार्ज, प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज। जबकि जो रिजर्व्स होते हैं ये एप्रोप्रिएशन होता है बच्चों। अगर प्रॉफिट होगा तो रिजर्व क्रिएट कर देंगे, अगर प्रॉफिट ना हुआ तो रिजर्व क्रिएट नहीं करेंगे। जो रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं बच्चों ये वॉलंटरी होते हैं, यानी कि बाउंडेशन नहीं होती है कि रिजर्व क्रिएट करना ही करना होता है। ये डिपेंड करता है एक बिजनेस के ऊपर। अगर बिजनेस के पास इनफ प्रॉफिट है, यानी कि उसके पास डिविजिबल प्रॉफिट है, तो उसमें से क्रिएट किया जाएगा रिजर्व। ये एप्रोप्रिएशन नेचर का होता है, मतलब प्रॉफिट हुआ क्रिएट कर लिया, प्रॉफिट हुआ तो नहीं क्रिएट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे मीनिंग कहते हैं रिजर्व्स का कि रिजर्व का मतलब ये वो अमाउंट होती है जो साइड में रख ली जाती है प्रॉफिट में से या अदर सरप्लस में से, ताकि इन फ्यूचर के अंदर कोई जो अनसर्टेनिटीज होती है, अनिश्चितता होती है, तो उसको पूरा किया जा सके। रिजर्व का मतलब होता है कि कोई अननोन लायबिलिटी या फिर कोई लॉस है जो फ्यूचर के अंदर अराइज होता है तो उसको पूरा किया जा सके, उसके लिए रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं। डेफिनेशन कहते हैं कि रिजर्व का मतलब ये वो अमाउंट होती है जो पहले से ही प्रॉफिट में से साइड पे करके रख ली गई है या फिर अदर सरप्लस में से साइड पे निकाल के रख लिया गया पैसा। जो ये पैसा साइड पे रखा जाता है उसके लिए कोई भी एक पार्टिकुलर लायबिलिटी पूरी करने के लिए नहीं होता। जैसे कि हमने प्रोविजंस बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन के लिए बनाया तो वो पार्टिकुलर लायबिलिटी को पूरा करता था। वहीं जो रिजर्व्स होते हैं ये पार्टिकुलर लायबिलिटी के लिए नहीं बनाए जाते हैं। तो जैसे ही जब हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के रिजर्व्स है जो बनाए जाते हैं, जिसे हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। हमने समझा था बच्चों प्रोविजंस हमने कहाँ दिखाए थे, प्रोविजंस को दिखाया गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो चार्ज थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे, इस कारण से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाया गया था। वहीं जो रिजर्व्स होते हैं ये एप्रोप्रिएशन होते हैं, जिस कारण से इनको बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ रिजर्व्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जो ये क्लियर कर देते हैं कि जो अमाउंट होती है रिजर्व की वो रिप्रेजेंट नहीं करती किसी खर्चे को या फिर किसी लॉस को, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं दिखाते, क्योंकि प्रोविजंस तो हमने दिखा दिया था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, लेकिन रिजर्व्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं बल्कि बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। क्योंकि जब प्रोविजंस क्रिएट किए गए थे तो वो आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट क्रिएट किए गए थे, तो वहीं जो रिजर्व्स है ये डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट किए जाते हैं। इस कारण से जो नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे डिविजिबल प्रॉफिट है जो वो कम हो जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया जाता है, उसके बाद हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि जिसकी शुरुआत होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, उसमें नेट प्रॉफिट दिखाते हैं हम। नेट प्रॉफिट में से यानी कि जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसमें से जो हमने क्रिएट करना होता है रिजर्व्स। जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसके बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि यही नेट प्रॉफिट का बैलेंस है जो यहाँ पे दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आए हैं। तो जो ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आया है तो इसमें से सारे खर्चे हैं जो घटा दिए गए हैं, जितने प्रोविजंस हैं जो भी खर्चे हैं, चाहे वो ऑफिस का खर्चा हो चाहे वो फैक्ट्री का खर्चा हो, सारे खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें से
जो अप्रोप्रिएशन क्रिएट किए गए हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे दिखाया जाता है टू रिजर्व्स के नाम से कि जो भी रिजर्व्स क्रिएट किए गए हैं तो इसको यहाँ पे डेबिट कर दी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या है रिजर्व्स की। जो रिजर्व होता है ये आउट ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। तो जो ये रिजर्व होता है इसे रिटेन अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। जो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं कोई लीगल कानूनी रूप से कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे प्रोविज़न क्रिएट करना ज़रूरी होता है वैसे रिजर्व क्रिएट करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये वॉलंटरी होता है, मर्जी होती है। अगर रिजर्व क्रिएट किया जाता है तो इससे जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस को स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि जब फ्यूचर के अंदर वो अननोन लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है या फिर जो लॉस होता है अनएंटिसिपेटेड, अगर वो एक्चुअल में हो भी जाता है फ्यूचर के अंदर तो उसको पूरा किया जा सकता है, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बल्कि जो रिजर्व्स के अंदर पैसा होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो रिजर्व्स होते हैं ये नॉन लाइबिलिटी को या फिर डेप्रिसिएशन को पूरा करने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि ये अननोन लाइबिलिटी या फिर जो लॉस होते हैं फ्यूचर के अंदर उसको पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। रिजर्व्स जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करके चलते हैं अकम्युलेटेड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। मतलब क्या होता है कि जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसे बोलते हैं अकम्युलेटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया एज अ डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को। तो रिजर्व्स भी तो वही होता है ना कि हमने जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसमें से क्रिएट किया होता है रिजर्व्स, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही कहलाता है। ये बिलोंग करते हैं प्रोप्राइटर से, जैसे कैपिटल होती है वैसे ही हम इसको ट्रीट करते हैं। ये अवेलेबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एज अ डिविडेंड, यानी कि रिजर्व्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड के रूप में बांटने के लिए। ये एक तरह की कैपिटल ही होती है, इसको लायबिलिटी साइड पे जो शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर जब हम दिखाते हैं तो लायबिलिटी साइड पे इसको दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर। जो अमाउंट होती है रिजर्व्स की इसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी बाहर आउटसाइड सिक्योरिटीज़ के अंदर, जिस कारण से ये रिजर्व फिर रिजर्व फंड कहलाता है। अगर बिजनेस के अंदर रखा गया है पैसा एज ए रिजर्व के रूप में तो वो रिजर्व है। अगर वही रिजर्व का पैसा किसी बाहर सिक्योरिटीज़ में लगा दिया तो वही रिजर्व का पैसा रिजर्व फंड कहलाएगा, फिर उसे रिजर्व नहीं कहेंगे, उसे रिजर्व फंड कहेंगे। नेक्स्ट आता है कि पर्पस क्या है या फिर इम्पोर्टेंस क्या है रिजर्व की, रिजर्व क्यों बनाया जाता है। अगर रिजर्व क्रिएट किया जाता है तो इससे हेल्प मिलती है जो अनफोर्सिन लायबिलिटी, जो अभी तक लायबिलिटी नहीं है या जो अभी तक लॉस नहीं हुआ है, अगर इन फ्यूचर में वो एक्चुअल में लॉस या फिर लायबिलिटी हो जाती है तो उसको पूरा किया जा सकता है। तो कोई अनफोर्सिन लायबिलिटी या फिर एबनॉर्मल लॉस अगर अराइज होता है फ्यूचर के अंदर तो उसको पूरा करने के लिए रिजर्व्स का जो यूटिलाइजेशन किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो कभी कभार होता है, यानी कि ये अनएंटिसिपेटेड होता है, कभी कभार हो जाता है। हेल्पफुल इन स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जब रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं इससे जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की उसको स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि जो रिजर्व्स होते हैं उसके अंदर जो पैसा इकट्ठा होता जाता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर अकम्युलेटेड प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम टेक्निकली प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी इसको रिजर्व्स के पैसे को जाना जाता है। अगर बिजनेस के साइज़ को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है बिजनेस के साइज़ को, तो जो ये रिजर्व्स होते हैं ये इंटरनल फाइनेंसिंग सोर्स का भी काम करते हैं, क्योंकि रिजर्व्स के अंदर पैसा है, बिजनेस का साइज़ बढ़ाना है तो हम इसी रिजर्व का इस्तेमाल करके बिजनेस के साइज़ को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो हमें किसी बाहर से किसी एक्सटर्नल सोर्स से फाइनेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि रिजर्व का यूटिलाइजेशन करके बिजनेस के साइज़ को एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर रिजर्व क्रिएट नहीं किया गया तो फिर प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर के अंदर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर। नाम से क्लियर है, इक्वलाइज ऑफ डिविडेंड, यानी कि हर साल डिविडेंड क्या देना है, इक्वल देना है। एक कंपनी की जो गुडविल होती है बच्चों वो डिपेंड करती है कि कितना वो डिविडेंड दे रही है। अगर एक कंपनी लगातार अच्छी रेट से डिविडेंड दे रही है और चांस है कि इन फ्यूचर में डिविडेंड की रेट है जो बढ़ सकती है, तो इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के ऊपर विश्वास हो जाएगा, जिस कारण से जो गुडविल है कंपनी की वो मेंटेन हो जाएगी। अब मान लेते किसी साल
कंपनी को प्रॉफिट अच्छे नहीं हुए, लेकिन डिविडेंड तो देना पड़ेगा, गुडविल तो मेंटेन करनी पड़ेगी कंपनी की। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले से ही डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्रिएट कर ले जाते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुए इतने कि डिविडेंड सबको दिया जा सके, तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में से पैसा निकाल करके डिविडेंड है जो शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, ताकि जो गुडविल बिल्ट की गई कंपनी की वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग ए स्पेसिफिक लायबिलिटी। स्पेसिफिक लायबिलिटी को पूरा करने के लिए फंड है जो क्रिएट किए जाते हैं। कई बार जो रिजर्व्स होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन फंड। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए फ़ंड क्रिएट किया गया यहाँ पे, क्योंकि जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाता है एकदम से बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, करोड़ों में पैसा चाहिए होता है। कंपनी कैसे एकदम से पैसा इकट्ठा करके पेमेंट कर पाएगी डिबेंचर्स की, इसके लिए वो पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती जाती है डिबेंचर रिडम्पशन फंड के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है डिबेंचर्स की 10 साल के बाद, तो कंपनी क्या करेगी, एक फ़ंड क्रिएट करेगी इस पर्पज़ के लिए कि पेमेंट है जो 10 साल के बाद वो 5 करोड़ की कर पाए। तो कंपनी ने धीरे धीरे करके फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफ़र करते जाना है डिविजिबल प्रॉफिट में से हर साल डिबेंचर रिडम्पशन फंड के अंदर। तो जो फंड होता है इसके अंदर पैसा इकट्ठा होता जाता है और इस तरीके से वो पैसे को इकट्ठा करती है कि जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड के अंदर पैसा है उसको बाहर आगे इन्वेस्ट कर देती है आउटसाइड किसी सिक्योरिटीज़ के अंदर, ताकि जैसे ही 10 साल पूरे हो जाएं डिबेंचर रिडम्पशन फंड के अंदर 5 करोड़ रुपये जो इकट्ठा हो जाए, ताकि टाइम पे जो डिबेंचर्स की पेमेंट कर पाई। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था रिजर्व्स का। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंस क्या होता है प्रोविजंस में रिजर्व्स में कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।